वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों को वो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी और कौम को ये बावर कराना शुरू कर दिया कि ये जो यूथ है इट इज़ एक्चुअली द मेन एंड बेसिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पिछले 75 सालों की तारीख उठा के देखें तो नौजवानों को सिरे से नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ वो नौजवान, वो भी 2-4% जिनको मेन स्ट्रीम में आने की इजाज़त है, वो सिर्फ वो हो सकता है जिसके वालिद, दादा या नाना से उनको विरसे में सियासत की कुर्सी मिली हो। सवाल सिर्फ ये है कि दोस्तान ज़ी वक़ार, आपके पाकिस्तान में खुर्शीद शाह जैसे ज़ीरक सियासतदान जब अपनी सियासत के उरूज पे थे तो तब एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था जिसको ला के उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। आपके मुल्क में कमर ज़मान कायरा जैसे सियासतदान उस वक़्त अपनी सियासी उरूज पे पहुंच चुके थे कैरियर के कि जब एक बच्चा शायद फीडर पिया करता था, अब वो हाथ बांध के उस बच्चे के पीछे खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तानी सियासी निज़ाम पर एक थप्पड़ है या नहीं है, इसका सवाल मैं इस कौम से पूछता हूँ। किस बेस पे? सिर्फ इस वजह से कि वो जरदारी साहब के घर में पैदा हुआ। किस बेस पे मेरा MSF का, PSF का, ATI का, जमीयत का, ISF का नौजवान 15-15 साल एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिटिकल पार्टी के परवान के लिए अपना रोल प्ले करता है और 15 साल की मेहनत के बाद एक नवाब, वडेरा, जागीरदार उठा के उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। फॉर व्हाट रीजन? उसके 15 साल की मेहनत किधर गई? ये सवाल हमारे सहाफ़ी दोस्त, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने। सहाफ़ी शुड रिमेन न्यूट्रल, आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन सर ये सवाल आपने भी करना है, मैंने भी करना है, वकील ने भी करना है। ये सवाल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने करना है कि हम कब इस गुलामाना सोच से निकलेंगे, हम कब इस मुल्क को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, कब तक मेरे मुल्क के फैसले कहीं और से डिक्टेशंस आएंगी, कब तक हम लोग अपने अड्डे फराम करेंगे, आखिर कब जिस बेटी का नाम बेच के आपको हुकूमत मिली मिस्टर हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, उस बेटी को वापस लाने का इकदाम कब किया जाएगा? आखिर कब 2 नहीं 1 पाकिस्तान बीकन हाउस और रूट्स और सिटी स्कूल और ग्रामर स्कूल के बच्चों के लिए अलग निसाब तालीम और गवर्नमेंट के बच्चों के लिए, कॉलेज स्कूल्स के बच्चों के लिए अलग तालीमी निसाब, ये कब ख़त्म होगा? आखिर कब मेरे मुल्क की अशराफिया के बच्चों के लिए अलग स्कूलिंग का निज़ाम और किसान, मजदूर, हारी और गरीब का अलग निज़ाम तालीम, ये कब ख़त्म होगा? आखिर कब हम मज़ीद बांग्लादेश बनने से कौम को रोक पाएंगे? आखिर कब ये 50 साल हो चुके हैं मेरे पाकिस्तान का टुकड़ा मुझसे अलग किया गया। 160 कुर्सियाँ थीं, ये बिलावल साहब लेके आ रहे हैं ना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में। मैं अब मुकम्मल चीज़ें मैं दरख्वास्त करूँगा, अब हमारे बुज़ुर्ग हमारी फर्स्ट रो में बैठे हैं। फरवरी के एंड में बिलावल साहब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेके आ रहे हैं। किस चीज़ के खिलाफ? पाकिस्तान को दोबारा जोड़ने के लिए तो नहीं आ रहे, जो उनके बुजुर्गों ने तोड़ के तोहफे में हमें दे दिया था। 52% ऑफ पाकिस्तान, East Pakistan, who were the founding members of All India Muslim League, who were the founding members of Muslim Student Federation, उनको गद्दार कहने वाले साबिक वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को मानता हूँ।
उसको गद्दार कहने वाले, जिसको इस मुल्क के अक्सरियत ने जिता के वजीर आजम बनाना था, सोहरवर्दी को गद्दार कहने वाले, फातिमा जिन्ना को गद्दार कहने वाले। मशरकी पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना जीत गई थी, हमने हरा दिया मगरबी पाकिस्तान में, लेकिन गद्दार मशरकी पाकिस्तान वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिलावल साहब के बुजुर्गों को वजीर आजम नहीं चुना। और अब अगर आप जरा सा भी सिंध में जाने की बात करते हैं कि जनाब मैं यहाँ के भुट्टो साहब की मैं इज्जत करता हूँ फॉर द सेक ऑफ खत्म नबूवत कॉज, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें मैं चौधरी ज़हूर इलाही की भी इज्जत करता हूँ, फजल रहमान के वालिद की भी इज्जत करता हूँ, तमाम उलमा की मैं इज्जत करता हूँ जिन लोगों ने उस 70 की दिहाई में किरदार अदा किया था, नूरानी साहब सबके। बात ये है कि अब आते हैं पाकिस्तान की नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे। दोस्तान ज़ी वक़ार, a question arises here कि for what reason हम लोग उन लोगों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं और हमसे हमारी तारीख छुपाई जा रही है। For what reason एक बंदा टोटल 80 सीट से जीतता है और वो कहता है मेरे बगैर हुकूमत नहीं बनाई जा सकती, मशरकी पाकिस्तान जाओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उन लोगों को आज क्यों आप इलेक्ट कर रहे हैं? हम सिंध जाने की बात करते हैं, आगे से बोलते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसू। भाई सिंध किसी के बाप की जागीर नहीं है। 19 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला हम लोग सिंध का रुख कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का पूरे सिंध में शमूलियती जलसों का आगाज़ हो जाएगा 19 फरवरी से लेके, और हम लोग वहाँ की गरीब के बच्चे को पढ़ाएंगे, मजदूर के बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी तहरीक चलाएंगे, हारी के बच्चे को, मज़ारे के बच्चे को पढ़ाने की पूरी तहरीक चलाएंगे। जब ये तहरीक चलेगी, एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उस दिन वो उस शख्स को दफना आएंगे जो पिछले तकरीबन 30-40 सालों से अभी तक जिंदा ही पड़ा हुआ है। वो तब तक जिंदा है जब तक सिंध का आम आदमी तालीम से दूर रखा गया है, तब तक वो, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उससे अगली नस्ल भी अगर हो गई तो वो भी आपके ऊपर मनसब वजारत उज़्मा पर फाइज रहेंगे। दोस्तान ज़ी वक़ार, इस मौरूसी सियासत को अब ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 70% टिकट नौजवानों को देगी और उनमें से भी अक्सरियत पे हम फोकस करेंगे जो लोग कानून को जानते हैं, सिस्टम को समझते हैं, चाहे वो वकील है, चाहे वो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएगी। वो जीते या ना जीते, हमें इससे गर्ज नहीं है। वो एक मौरूसी सियासतदान के मुकाबले में खड़ा हो गया है, दलील की बुनियाद पे बात करने लग गया है। मैं समझता हूँ मेरे कारकुन की यही जीत है कि 25 साल का लड़का 60 साल के बाबरे के मुकाबले में खड़ा हो चुका है। ये है मौरूसी सियासत का खात्मा जो हम लोग इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन 75 सालों में पहली सियासी जमात आई है जिसकी मरकजी काबीना के सारे लोग नौजवान, और ये अचानक लाई नहीं गई। 11 साल की तवील जदोजहद है इसके पीछे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट यूनियंस के लीडर्स ने उठ के यहाँ पर एक जगह पे आके इसकी बुनियाद रखी। हमारे पास रोते हुए आते थे नौजवान पॉलिटिकल पार्टीज के यूथ विंग्स के, देख कीप कैप्टन सेइंग अस कि जनाब हमारा क्या किस्म है, हमें सिर्फ नारे लगाने के लिए रखा गया, हमें सिर्फ तालियां बजाने के लिए रखा गया, हमें सिर्फ पोस्टर्स लगाने के लिए रखा गया। बाप मरे उसके बेटे को ला के जनाब सदर बना दो पार्टी का, किस बेस पे? हमारी कुर्बानियां किस बेस पे? तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं की जाती, दो नहीं एक पाकिस्तान का नैरेटिव आप पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जागीरदाराना निज़ाम का अमली तौर पर ख़ात्मा हमने करना है इंशाल्लाह। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की आज़ाद होगी, पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, ना इधर सऊदीया नॉन ईरान। हम इन दोनों के राजीनामा कराने में अपना किरदार अदा करेंगे ताकि उम्मत को तकसीम करके लड़वाया ना जाए। ना इधर अमेरिका, ना इधर नॉर एनी अदर कंट्री किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हाँ भाई बनते हो, ठीक है भाई, बाप नहीं। बराबरी की सतह पर खारजा पॉलिसी बनाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू की तरवीज के लिए CSS के एग्ज़ाम्स में उर्दू की शर्त को लाजमी रख दिया जाएगा कि अगर आप उर्दू में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ताकि हमारा बूरे वाले का, बिहाड़ी का, समनाबाद का, हमारे वो इंटीरियर सिंध का, हमारे फाटा का लड़का भी उठ के CSS में आला नंबर ले सके, जिसको बेचारे को अंग्रेज़ी का उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती जितनी बाकी लोगों को आती है, क्योंकि वो 20-20 हज़ार फीस पे नहीं कर सकता हर महीने की। उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ लेके आनी है वो ये लेके आनी है कि हमने जब तक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तलबा तंजीमों की बहाली नहीं होगी, तब तक एक
सेल्फ मेड लीडरशिप पाकिस्तान में नहीं आ सकती। सिंध में इसको बहाल करने की जो बात की गई है ये खुशाइंद है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसे तमाम बाकी सूबों में भी इम्प्लीमेंट कराएंगे कि तलबा यूनियनों के इलेक्शन होने चाहिए। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स में मैं 10 दिन जो थाने में अरेस्ट रहा दहशतगर्दी के मुकदमे में, 5 दिन मेरे साथ एक लड़का बैठा रहा, रोज़ों का था, रमज़ान का महीना था। वो बंदा 5 दिन उसको दिन को खाना आता था और मेरे साथ अफ्तारी करता था। मुझे उसका तारुफ नहीं था, सिर्फ ये तारुफ था कि किसी खुद साख्ता चोरी के इल्ज़ाम में गरीब को पकड़ लिया है। और 6ठे दिन मेरे साथ एक पश्तून जो मौजूद था, ही टोल्ड मी कि भाई ये बंदा तो ईसाई है, इस बेचारे ने तो इसे खाना क्यों नहीं खा रही है। मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था ईसाई, और मैंने जाके माजरत की। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं तो तुम्हें कहता भैया तुम खाना खाओ। कहता नहीं, आप मुसलमान भाइयों का रोज़ा है तो हम आपके साथ ही जब आप अफ्तार करेंगे तो हम तब खाना खाएंगे। उसने रोज़ों में हमारा हया किया, लेकिन वो जो पुलिस वाला हजरत था वो 5वां दिन था, उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी FIR मैंने नहीं काटी, तुम्हें मैं जेल नहीं भेजूंगा, बस अपने वो बुजुर्गों और भाई से बोलो कि वो 50,000 रुपये ले आए ताकि तुम्हें हम यहीं से रफा दफा करें। हमने रोज़ों में भी रमज़ान का हया नहीं किया। ये चीज़ कब दुरुस्त होगी? अब बैलफ करा लेते या वो वकीलों को ले आते, वो कहाँ से लाते? वो बेचारे स्वीपर थे, वो कर्जा ले लेके उन्होंने 50,000 पूरे किए थे। मैं शर्म से डूब मर गया था उस दिन कि मैं इसको क्या बताऊं, मैं किस बेस पे खुद को डिफेंड करूं। तो इस निज़ाम को तब्दील करने की अब ज़रूरत है, इसके रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हेल्थ पॉलिसी, जनाब आपके समुंदरी का, तांदलिया वाला का, आपके बाकी इलाकों के बंदे जब मेन शहर में किसी बड़े अस्पताल में आते हैं, रास्ते में बेचारे बहुत हो चुके होते हैं। तो लोकल THQs को जब तक आप अपग्रेड नहीं करते, यहाँ पर सियासतदान वोट लेता है मैं फाते जनाजे अटेंड करूँ, तुम फाते जनाजे ना अटेंड करो, तुम उसे मरने ना दो बेचारे। मैं शादी ब्याह अटेंड करूँगा, उसका गिरबान पकड़ो, भाईजान तुम इधर शादी ब्याह अटेंड कर रहे हो तो हमने तुम्हें इसलिए MLA बनाया था, गमी खुशी में शरीक होने के लिए। तुमने तो कौम के मुस्तकबिल के फैसले करने थे, तुमने तो कौम को कर्जों और गुलामी से आज़ाद करना था, तुम इधर हमारे फाते जनाजे भुगता रहे हो। वो तुम्हारे चाचे मामी के पुत्र भी आके कर सकते हैं, तुम्हारा काम लेजिस्लेशन है। डू इट फॉर द वेलबीइंग ऑफ पाकिस्तान। व्हाई नॉट यू डूइंग दोज थिंग्स जिसका तुम्हें टैक्स पे, हमारे टैक्स के पैसों पे तुम्हें इलेक्ट किया जाता है और प्रोटोकॉल मिलता है। और पूछना है आज के बाद हम ये नैरेटिव कौम को देंगे कि सियासतदान से पूछो, वोट लेने आयो, मुझे बताओ मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में तुमने क्या सोचा? क्या तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अगर पढ़ेगा तो ठीक है, वोट तुम्हारा। क्या तुम अब जीतने के बाद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हो? पहले नहीं पढ़ाते कोई मसला नहीं है, तुम्हारी मर्जी। जीत जाते हो तो तुम्हारा बच्चा जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा तब तक सरकारी स्कूलों का निज़ाम बेहतर नहीं होगा भाईजान। जब तक हम लोगों ने कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर का सौदा करना नहीं छोड़ा, पाकिस्तान के तकदीर उस वक्त तक नहीं बदल सकती। और सबसे बड़ी बात, आपके एक उस्मान बुज़दार साहब 12 करोड़ का सूबा नहीं संभाल सकते। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान को मज़ीद सूबों की ज़रूरत है। सूबा जनूबी पंजाब बनाने की तहरीक भी हम चलाएंगे इंशाअल्लाह। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के नाम पे, लसानियत की बुनियाद पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के नाम पे हम लोगों ने सूबे बनाने हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, चौधराहट की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि हर छोटे छोटे चौधरी बना दो तो हर बंदे तक इंसाफ पहुंच सकता है, आवाम को उसके राइट्स मिल सकते हैं। और इस पर अगर कोई लसानियत की हवा अगर उड़ाएगा, चाहे वो बिलावल साहब उठाएं या कोई भी उठाएं, तो फिर हम नौजवानों को आपको फेस करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। सूबे तो हमने बनवाने ही बनवाने हैं, और जब तक सूबे नहीं बनेंगे मज़ीद पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सही तरीके से नहीं होगा। सूबों पे इजारादारी की हुई है चंद ख़ानदानों ने कि इस सूबे पे हम ही रहेंगे और हमारे प्यो दादे रहे थे तो हमारा हक है, उस सूबे पे तुम्हारे प्यो दादे रहे थे और तुम्हारा हक है, तुम वो सूबे पे इजारादारी रखो, यहाँ पर हम रखेंगे ना। ये ड्रामेबाजी आज के बाद ख़त्म की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला
कॉटेज इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं, छोटी सनतें। आपके फैसलाबाद की आधी सनतें पिछले दिनों बांग्लादेश में चली गई थी, फिर थोड़ा सा कोई रिलीफ मिलना शुरू हुआ। मसला ये है कि हम लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे भाई अपने लोगों को। हम लोग अपने जो लोग बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला रहे। दुबई में आप लोगों का पूछा नहीं जाता कि पैसा कहाँ से आया है, कितना आया है, ब्लैक मनी है, वाइट मनी है। पाकिस्तानियों से पूछ लो, बाहर से जो इन्वेस्टर पैसा लेके आ रहा है उससे जब पूछो कि कागज दिखाओ भाई, वो शुक्र नहीं कर रहे पैसा आ रहा है वहां से कर्जे मांग के ले लेने, लेकिन जो इज्जतदार तरीके से पैसा आके इन्वेस्ट करना चाहता है वो नहीं लेना। भाई तुम ना करो, वो मैक्सिको में इन्वेस्ट कर लेगा, वो ईरान में इन्वेस्ट कर लेगा, वो कहीं और इन्वेस्ट कर लेगा। पाकिस्तान का सत्यानाश हमारे नाअहलों ने किया, कश्मीर को इन्होंने बेचा। यूनाइटेड नेशंस में जब भी कश्मीर के लिए कोई डेलीगेशन जाता है तो इन पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, मेड बी अ ब्यूरोक्रेट और अ सेनेटर और एन एमएनए और एमपीए, उनके भांजे भतीजे जाते हैं रिप्रेजेंट कर। उस डेलीगेशन में उनको सिलेक्ट किया जाता है। तुम किधर गए हो? मैं तो जनाब अमेरिका गया था, वर्जीनिया स्टेट में बड़ी खूबसूरत जगह। तुम? मैं सरकारी दौरे पे अपने पापा के साथ बर्तानिया गया था। और तुम? मैं कहीं नहीं गया। अच्छा, मेरे चाचा जान जो सेनेटर है वो जा रहे हैं जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में फॉर द सेक ऑफ कश्मीर, मैं तुम्हारा नाम भी डलवाता हूँ। रात वो बार्स में गुजारता है, शराब और कबाब की महफिल में गुजारता है, सुबह जाके वो कश्मीर को क्या डिफेंड करेगा? होमवर्क उसका कख भी नहीं होता। और इंडिया आपके आज़ाद कश्मीर को भी क्लेम करके बैठा हुआ है अपने कागजात में। इस तरीके से कश्मीर का सौदा किया गया है और फिर रोना हम किसी और का रो रहे होते हैं। भाई भारत ये करे, भारत आपका दुश्मन है, भारत का हर्ज बनता है आपके खिलाफ साजिश करे। आपने क्या किया है, सवाल ये पैदा होता है। और उसके बाद मैं कौम से आज वादा करता हूँ कि बिलावल साहब के बुज़ुर्गों का किए हुए गुनाहों का कफ़ारा ये कौम हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की सूरत में अदा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला उनके किए हुए गुनाहों में जो सबसे बड़ा गुनाह, और उनके साथ ही अय्या साहब का भी वो गुनाह बनता है बराबर का, उस गुनाहों का कफ़ारे में हमें अगर अपने मशरक़ी पाकिस्तान के भाइयों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी, हम माफ़ी मांगने को तैयार होंगे। कायदे आज़म को उनके मज़ार पे जाके तोहफ़तन मुकम्मल पाकिस्तान, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, आज नहीं तो आज से कुछ साल बाद हम वापस ला के देंगे पाकिस्तान हमेशा। आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी पार्टी के जो है उसके बड़ा बेहतरी आपने तो जब आप पूरा दौर एक सियासी पार्टी तो सिंध में ये है, सिंध में ये है, वोटों ने पाकिस्तान करवाया। हालांकि इसमें एक रियलिटी जो है जिसको कोई बंदा डिनाई नहीं करता कि who was the president of Pakistan and who was the chief of Pakistan at that time। मैंने यही का नाम ले लिया। आपका बात जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जनरल जय खां के चलते थे। वो तो एक डिमी के तौर पे जैसे कि उनको मतलब एस्टैब्लिशमेंट जो बुलाने वाला पता चाहिए होता है, उसके जरिए वो बात करवाते थे कि जो पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के समझ में आए मैं उसको निपटाने तो होगा। असल में तो जो आर्डर करता है जिम्मेदार ज़्यादा वो होता है जो हमारे जैसा इक़्तिदार की ख्वाहिश लेकर उसके पीछे घुमाता फिरता है, उसकी वो कम जिम्मेदार होता है। मगर आज तक हम भुट्टो तो गद्दार कहते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वो भुट्टो भी गद्दार है, याया भी गद्दार है, टिका खान भी गद्दार है, न्याजी कहते हैं वो भी गद्दार है। मैं कह देता हूँ, सवाल पूछिए। अच्छी बात है। दूसरी बात आपने की है कि जब तक नाम के साथ राजा या राणा नहीं होगा तो उस वक्त तक कामयाबी जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो भाई आपने भी तो अपनी पार्टी का मंत्री जनरल सेक्रेटरी जो है वो राजा साहब को ही बना रखा है, ये किस हवाले से? मैं आपको बताता हूँ, मैंने मौलवी सियासत की सर अलग बात की है। राजा किधर है? ये बाइक पे आता है मेरे पास सर, इसलिए मरकजी सेक्रेटरी जनरल ये लोकल सफर करके आता है मेरे पास, इसने जीरो से स्टार्ट करके वकालत की है। सर हमारे पास सेल्फ मेड लोग हैं। मैं आपको एक वजह बताता हूँ, मेरे वालिद ऑफिसर रहे, लेकिन जब से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया हमसे सरकारी गाड़ियाँ ले ली गई थी पिछले 10 सालों से। मैं सर हाईएस्ट पे सफ़र करके जाता था वल्ला, और मेरे वालिद मुझ पर लाजिम करार दिया था कि तुमने
हर हफ्ते में जो हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, वो 40 रुपये का किराया होता था। चौथी पाँचवीं क्लास में 2 घंटे का सफ़र था पिंडी से गाँव का। तो मैंने वो दिन गाँव में जाके रहना है, वहाँ जाके गुल्ली डंडा खेलो, वहाँ जाके बंटे खेलो, वहाँ जाके पहिए के साथ वो जो खेलो, ताकि तुम्हें पता हो ग्राउंड रियलिटीज़ का। सर बिलीव यू मी, मट्टी से प्यार एग्जैक्टली वो चीज़ हमारे अंदर इनकलकेट की गई। सर इसमें कोई कसूर नहीं, अमीर बंदे के बच्चे को आना चाहिए, लेकिन गरीब के बच्चे को नज़रअंदाज किस बेस पे किया जाता है? वो उसके टैलेंट को क्यों मार दिया जाता है? इस चीज़ को लेके हम सामने आए हैं। आप ये देखें ना, आप भी मिडिल क्लास के, मैं भी मिडिल क्लास का। आप मेरे दुख को मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि भाई क्या कसूर है 15 साल एक बंदा मेहनत कर रहा है और उसके सामने एक नवाब को ला के बिठा देते हैं। सर दिस इज माई सर। पाकिस्तान बुनियादी पार्टी तो आपने बताई है, इसके मेंबर कितने हैं? क्या आपने मेंबर साहब की शिफ्ट कर ली है? नंबर 2, भुट्टो साहब आपने कहा गद्दार है, उन्होंने पाकिस्तान का आइन दिया, उन्होंने एटमी बम बनाया, उसके बाद इंडिया में पता नहीं कितने लाख लोग जो है वो कैदी हो गए थे। हाँ, उनको छुड़वा के लाए। वो इंडिया के साथ चला गया था, वो वापस लेके आए। अगर आप इसकी किस बुनियाद पे कहते हैं कि भुट्टो गद्दार है, इसकी मुझे आप बताओ। मैं आपको वजह सबसे बड़ी बात है वो तो मैंने जिक्र किया, आपने वो तो मैंने जिक्र किया। देखिए वो तो मैंने सर नहीं मैं एक बात बताता हूँ। यू आर लाइक माई एल्डर्स। ये प्रेस क्लब है पाकिस्तान, मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हल्के में हुकूमत करके उसको मैं बिजली भी दे देता हूँ, पानी भी दे देता हूँ, गैस भी दे देता हूँ, तो मैं इसके लिए तो वफादार हो गया। इनका क्या कसूर है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया था? हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं। इनका क्या कसूर है कि ये 160 सीटें जीते थे और मैं 80 सीट लेके कहता हूँ मुझे वज़ीर आज़म। आपके मेंबर कितने? अच्छा मैं उसका बताता हूँ। साथी आपने किए 2 हफ्ते में हमें पार्टी अनाउंस किए हुए हैं और इस वक्त हमारे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ ज्वाइन किए, जो यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ लोग हैं। और ये हिरार्की हमारी 11 साल से पहले से चल रही थी। प्रेशर ग्रुप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा बन चुका है कि इससे पहले पिछले साल पार्टी अनाउंस करने से पहले इस्लामाबाद में हमने 4 धरने दिए, कोई धरना 8 घंटे से बड़ा नहीं हुआ और 2 धरनों में हमने OIC का इजलास